जैसा कि हम बात कर रहे थे कि ये जो हमारा इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है, इसके अंदर दो स्कूल्स इमर्ज हुए। कौन कौन से दो स्कूल्स इमर्ज हुए? एक हिंदुस्तानी म्यूजिक और दूसरा कार्नेटिक म्यूजिक। हिंदुस्तानी म्यूजिक को प्राइमरीली प्रैक्टिस किया जाता है इन नदर्न इंडिया और कार्नेटिक म्यूजिक को प्राइमरीली प्रैक्टिस किया जाता है इन सदर्न इंडिया। लेकिन हिंदुस्तानी म्यूजिक और कार्नेटिक म्यूजिक, इन दोनों की ही रूट्स भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में देखने को मिलती हैं। इन दोनों का ही ओरिजिन, इन दोनों की ही रूट्स भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में देखने को मिलती हैं। लेकिन ये दोनों अलग अलग स्कूल्स के तौर पे डेवलप होने की शुरुआत करेंगे इन दी 14th सेंचुरी। हिंदुस्तानी म्यूजिक की कहानी क्या है और कार्नेटिक म्यूजिक की कहानी क्या है, उस सब के बारे में इन डिटेल अब हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदुस्तानी म्यूजिक के बारे में। ये जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है, ये प्राइमरीली फोकस करता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर प्राइमरीली फोकस किया जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। जब हम पढ़ेंगे कार्नेटिक म्यूजिक के बारे में तो हम ये देखेंगे कि कार्नेटिक म्यूजिक के अंदर प्राइमरीली फोकस किया जाता है वोकल म्यूजिक के ऊपर। लेकिन हिंदुस्तानी म्यूजिक के अंदर प्राइमरीली फोकस किया जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। और ये जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है, ये रिजिड नहीं होता है, इसमें इम्प्रोवाइजेशन की पॉसिबिलिटीज होती हैं। ये जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है, इसने अडॉप्ट किया शुद्ध स्वर सप्तक को। हमने पढ़ा था एक शुद्ध स्वर होते हैं, एक विकृत स्वर होते हैं। ये जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है, इसने शुद्ध स्वर सप्तक को सारे गामा पादा नी को अडॉप्ट किया। ये जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है, इसके अंदर 10 मेन स्टाइल्स देखने को मिलते हैं। कितने मेन स्टाइल्स देखने को मिलते हैं? 10 मेन स्टाइल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? ध्रुपद है, धामर है, होरी है, ख्याल है, टापा है, चतुरंग है, राग सागर है, तरना है, सरगम है और धूमरी है। ये 10 मेन स्टाइल्स हिंदुस्तानी म्यूजिक में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ध्रुपद स्टाइल के बारे में। और ये जो ध्रुपद स्टाइल है, ये हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के अंदर वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड वन ऑफ द ग्रैंडेस्ट फॉर्म है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म है ध्रुपद स्टाइल। ये जो ध्रुपद स्टाइल है, इसका मेंशन भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी देखने को मिलता है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक कौन सी है? ध्रुपद स्टाइल है। और ये जो ध्रुपद स्टाइल है, इसका मेंशन भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो ध्रुपद स्टाइल है, इसका ओरिजिन हुआ फ्रॉम द ओल्डर फॉर्म्स। जो पहले फॉर्म्स चलती थी, जैसे प्रबंधन, जैसे ध्रुव पद। ये जो प्रबंधन और ये जो ध्रुव पद है, इनसे इमर्ज हुई ये ध्रुपद स्टाइल। ये जो ध्रुपद स्टाइल है, ये खुद को एज अ प्रोमिनेंट स्टाइल ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक के तौर पे स्टैब्लिश करेगी इन दी 13th सेंचुरी। लेकिन ये जो ध्रुव पद स्टाइल है, ये अपने जेनिथ पे, ये अपने टॉप पे पहुंचेगी इन अकबर्स कोर्ट। और फिर अल्टीमेटली 18th सेंचुरी आते आते ये जो ध्रुपद स्टाइल है, इसमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा। देखो, प्रोमिनेंट स्टाइल के तौर पे स्टैब्लिश किया 13th सेंचुरी में, अपने टॉप पे पहुंची अकबर के कोर्ट में, और डिक्लाइन की शुरुआत हो जाएगी 18th सेंचुरी से। अकबर ने बड़े ही पॉपुलर ध्रुपद स्टाइल के म्यूजिशियंस को सपोर्ट किया, पैटर्नाइज किया, जैसे स्वामी हरिदास, जैसे मियां तानसेन, जैसे बैजू बावरा। बैजू बावरा, मियां तानसेन, स्वामी हरिदास, ये पॉपुलर ध्रुपद स्टाइल के म्यूजिशियंस हुए जिनको सपोर्ट किसने किया? अकबर ने सपोर्ट किया। अच्छा, ये जो ध्रुपद स्टाइल है, ये असेंशियली पोएटिक फॉर्म में होती है। जो राग होता है, उसको पोएटिक फॉर्म में गाया जाता है इन दिस ध्रुपद स्टाइल। अच्छा, ध्रुपद स्टाइल में होता क्या है? ये जो ध्रुपद सिंगिंग है, ये शुरू होती है अलाप के साथ में, और अलाप में कोई भी वर्ड्स नहीं होते हैं, आ की साउंड होती है। तो अलाप के साथ में ये जो ध्रुपद स्टाइल है, ये शुरू होती है। फिर धीरे धीरे जो टेम्पो होता है, उसको राइज किया जाता है, उसको बढ़ाया जाता है। ये जो अलाप होता है, ये कुछ इस तरीके से लिया जाता है कि ऑडियंस के अंदर एक पर्टिकुलर मूड को जगाया जाता है, एक पर्टिकुलर मूड को इवोक किया जाता है। और जब अलाप खत्म हो जाता है तो ध्रुपद शुरू होता है, तो प्रॉपर गाना शुरू होता है ध्रुपद स्टाइल का। और जब गाना शुरू होता है, जब ध्रुपद स्टाइल शुरू होता है, तो एक पखवाज भी साथ में प्ले किया जाता है। पखवाज का मतलब अगर सिंपल लैंग्वेज बोलें तो एक ढोलक भी होती है जिसको बजाया जाता है। ये जो ध्रुपद स्टाइल होती है, इसमें संस्कृत के सिलेबल्स को यूज किया जाता है। सिलेबल्स का मतलब क्या होता है? कोई पर्टिकुलर शब्द है,
उसमें सिर्फ एक ही वॉवल की साउंड होना उसको क्या बुलाया जाता है? उसको सिलेबल बुलाया जाता है। तो ये जो ध्रुपद स्टाइल है इसमें संस्कृत के सिलेबल्स को यूज किया जाता है। ये जो ध्रुपद स्टाइल है इसका ओरिजिन कहां पे हुआ? टेम्पल्स में हुआ। टेम्पल ओरिजिन है इसका। ध्रुपद स्टाइल में यूजुअली 4 से 5 स्टेंजाज होते हैं। ध्रुपद स्टाइल को यूजुअली दो लोग परफॉर्म करते हैं। यूजुअली दो मेल वोकलिस्ट होते हैं जो कि ध्रुपद स्टाइल को परफॉर्म करते हैं। और ये जो ध्रुपद स्टाइल की सिंगिंग है इसमें तानपुरा का यूज देखने को मिलता है और पखवाज का यूज देखने को मिलता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो एक बार फिर से देखते हैं कि क्या कहने की कोशिश की जा रही है। ये जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है इसमें ज्यादातर फोकस किया जाता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर। ये जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है इसने शुद्ध स्वर सप्तक को अडॉप्ट किया। ये जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है इसमें 10 मेन स्टाइल्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले और पॉपुलर स्टाइल के बारे में हम बात कर रहे हैं, ध्रुपद स्टाइल के बारे में। ध्रुपद स्टाइल की खास बात क्या है? हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक में इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड ग्रांडेस्ट फॉर्म। ये जो ध्रुपद स्टाइल है इसका मेंशन भारत मुनि के नाट्य शास्त्र में देखने को मिलता है। और ध्रुपद स्टाइल का ओरिजिन हुआ ओल्डर फॉर्म से, जैसे प्रबंधन, जैसे ध्रुव पद। ये जो ध्रुपद स्टाइल है ये खुद को एक प्रोमिनेंट स्टाइल के तौर पर स्टैब्लिश करेगी इन दी 13th सेंचुरी, लेकिन अपने टॉप पे पहुंचेगी अकबर के कोर्ट में और अल्टीमेटली डिक्लाइन होने की शुरुआत हो जाएगी 18th सेंचुरी में। अकबर ने बहुत सारे ध्रुपद स्टाइल के म्यूजिशियंस को सपोर्ट किया, जैसे स्वामी हरिदास हैं, जैसे मियां तानसेन हैं, जैसे बैजू बावरा हैं। अच्छा, ये जो ध्रुपद स्टाइल है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एक तो ये जो ध्रुपद स्टाइल है इसको पोएटिक फॉर्म में गाया जाता है। किस फॉर्म में गाया जाता है? पोएटिक फॉर्म में गाया जाता है। ध्रुपद स्टाइल की शुरुआत कैसे होती है? आलाप के साथ में शुरुआत होती है। ये जो आलाप है इसके थ्रू ऑडियंस के बीच में एक पर्टिकुलर मूड को, एक पर्टिकुलर इमोशन को जगाया जाता है और फिर आलाप के बाद में ध्रुपद शुरू होता है, ध्रुपद स्टाइल की सिंगिंग शुरू होती है और साथ में पखवाज को भी यूज किया जाता है, एक ढोलक को भी बजाया जाता है। ये जो ध्रुपद स्टाइल है इसमें संस्कृत के सिलेबल्स का यूज भी देखने को मिलता है। ध्रुपद स्टाइल का ओरिजिन टेम्पल्स में हुआ, टेम्पल ओरिजिन है। इसमें यूजुअली 4 से 5 स्टेंजाज होते हैं और यूजुअली इसको दो लोग परफॉर्म करते हैं। यूजुअली दो मेल वोकलिस्ट इसको परफॉर्म करते हैं। इसमें तानपुरा का और पखवाज का यूज देखने को मिलता है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। और ये जो ध्रुपद स्टाइल है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो छोटी छोटी बातचीत है, उसको अपने दिमाग में रखना। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, ये जो ध्रुपद स्टाइल है, इस ध्रुपद स्टाइल के अंदर 4 सब फॉर्म्स इमर्ज हुई। 4 सब फॉर्म्स इमर्ज हुई और ये जो सब फॉर्म्स इमर्ज हुई ये इमर्ज हुई ऑन द बेसिस ऑफ वाणीज या वाणी। वाणी कौन सी यूज की जा रही है? वाणी कौन सी यूज की जा रही है, वाणी कौन सी यूज की जा रही है, उसके बेसिस पे ध्रुपद स्टाइल के अंदर 4 सब फॉर्म्स इमर्ज हुई। कौन कौन सी 4 सब फॉर्म्स हैं? एक है डागरी घराना। एक कौन सा है? डागरी घराना। एक डागर फैमिली होती है। ये जो डागर फैमिली के लोग होते हैं ये डागर वाणी में डागरी घराना का जो सिंगिंग है उसको प्रैक्टिस करते हैं। तो ये जो डागरी घराना है इसको प्रैक्टिस कौन करता है? इसको डागर फैमिली के लोग प्रैक्टिस करते हैं। और वाणी कौन सी यूज की जाती है? डागर वाणी यूज की जाती है। ये जो डागरी घराना है इसमें फोकस किया जाता है आलाप के ऊपर। आलाप के ऊपर बहुत ही एक्सेसिव फोकस किया जाता है इस डागरी घराना में। यूजुअली इसको जो डागर फैमिली के मेन होते हैं वो गाते हैं। ये जो डागर्स होते हैं ये जनरली मुस्लिम्स होते हैं। ये जो डागर्स होते हैं ये जनरली मुस्लिम्स होते हैं, लेकिन ये गाते हिंदू टेक्स्ट को हैं। प्रोमिनेंट डुओ की अगर बात करें, जो प्रोमिनेंट सिंगर हुए डागरी घराना में, उनमें गुंडेचा ब्रदर्स हैं। एक उमाकांत गुंडेचा और दूसरे रमाकांत गुंडेचा। ये दोनों भाई बड़े प्रोमिनेंट सिंगर्स हुए इस डागरी घराना के। तो बेहद सिंपल 2 चीजें याद रख लो। एक तो ये जो डागरी घराना है इसमें कौन सी वाणी यूज की जाती है? डागर वाणी यूज की जाती है।
और इसमें प्राइमरीली फोकस किया जाता है आलाप के ऊपर। फिर दूसरा है दरभंगा घराना। ये जो दरभंगा घराना है ये कहाँ पे देखने को मिलता है? ये बिहार में देखने को मिलता है। और दरभंगा घराना के जो सिंगर्स हैं वो परफॉर्म करते हैं खानदार वाणी में और गौहर वाणी में। खानदार वाणी और गौहर वाणी को यूज किया जाता है इस दरभंगा घराना के सिंगर्स के द्वारा। और ये जो दरभंगा घराना है इसमें इक्वल फोकस किया जाता है आलाप के ऊपर और बंदिश के ऊपर। बंदिश मतलब जो आलाप के बाद गाया जाता है। तो आलाप और बंदिश के ऊपर इक्वल फोकस किया जाता है इस दरभंगा घराना में। और दरभंगा घराना के फेमस प्रोपोनेंट्स कौन हुए? राम चतुर मलिक और पंडित सियाराम तिवारी। राम चतुर और पंडित सियाराम तिवारी ये फेमस प्रोपोनेंट्स या पॉपुलर सिंगर्स हुए इस दरभंगा घराना के। देखो, डागरी घराना में डागर वाणी को यूज किया जाता है और फोकस किया जाता है आलाप के ऊपर। दरभंगा घराना में खानदार वाणी को और गौहर वाणी को सिंग किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है और इक्वल फोकस किया जाता है आलाप और बंदिश के ऊपर। फिर तीसरा है बेतिया घराना। ये जो बेतिया घराना है ये भी कहाँ पे देखने को मिलता है? बिहार में देखने को मिलता है। ये जो बेतिया घराना है इसमें भी जो सिंगर होते हैं वो गौहर वाणी और खानदार वाणी को परफॉर्म करते हैं। गौहर वाणी और खानदार वाणी को परफॉर्म किया जाता है इस बेतिया घराना में। लेकिन बेतिया घराना में प्राइमरी फोकस होता है बंदिश के ऊपर। प्राइमरी फोकस किसके ऊपर होता है? बंदिश के ऊपर होता है। और ये जो बेतिया घराना है, ये जो बेतिया घराना का सिंगिंग है इसको प्राइमरीली मिश्रा फैमिली के लोग परफॉर्म करते हैं। और जो एक पॉपुलर सिंगर हुए उनका नाम क्या है? इंद्र किशोर मिश्रा। इंद्र किशोर मिश्रा इज अ पॉपुलर सिंगर ऑफ दिस बेतिया घराना। डागरी घराना में फोकस है आलाप के ऊपर। दरभंगा घराना में फोकस बराबर है आलाप और बंदिश के ऊपर। और बेतिया घराना में प्राइमरीली फोकस किया जा रहा है बंदिश के ऊपर। फिर चौथा है तलवंडी घराना। ये जो तलवंडी घराना है इसमें खानदार वाणी को परफॉर्म किया जाता है। लेकिन ये जो तलवंडी घराना है ये पाकिस्तान में देखने को मिलता है। इंडिया में ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ नहीं है। बेहद सिंपल। ये जो ध्रुपद स्टाइल है इसके 4 सब फॉर्म्स देखने को मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बानी। कौन कौन से? एक डागरी घराना। डागरी घराना में डागर फैमिली के लोग जो हैं वो डागर बानी को परफॉर्म करते हैं और इसमें प्राइमरीली फोकस किया जाता है आलाप के ऊपर। दूसरा दरभंगा घराना बिहार में देखने को मिलता है। इसमें सिंगर्स जो हैं वो खानदार बानी को और गौहर वाणी को परफॉर्म करते हैं और इक्वल फोकस किया जाता है आलाप और बंदिश के ऊपर। तीसरा बेतिया घराना, ये भी बिहार में देखने को मिलता है। बेतिया घराना में गौहर वाणी और खानदार वाणी को परफॉर्म किया जाता है और प्राइमरीली फोकस किया जाता है बंदिश के ऊपर। और चौथा तलवंडी घराना। ये जो तलवंडी घराना है इसमें खानदार वाणी को परफॉर्म किया जाता है। लेकिन ये जो तलवंडी घराना है ये पाकिस्तान में देखने को मिलता है। इंडिया में ये बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ नहीं है। अच्छा, ये जो ध्रुपद स्टाइल है ये अपने जेनिथ पे पहुंचा अकबर के कोर्ट में। अकबर ने बहुत सारे ध्रुपद स्टाइल के म्यूजिशियंस को पेट्रोनाइज किया, सपोर्ट किया। इन जनरल मेडिवल पीरियड के दौरान ध्रुपद स्टाइल के कौन कौन से पॉपुलर म्यूजिशियंस हुए उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला नाम है खुसरो। खुसरो जो हैं वो सूफी म्यूजिशियन थे, पोएट भी थे और स्कॉलर भी थे। खुसरो जो हैं वो एग्जिस्ट करेंगे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के पीरियड के दौरान खुसरो एग्जिस्ट करेंगे। इंपॉर्टेंस क्या है इनकी? खुसरो को फादर ऑफ कव्वाली कहा जाता है। फादर ऑफ कव्वाली किसे कहा जाता है? खुसरो को कहा जाता है। इंडिया में ये जो गजल स्टाइल ऑफ सिंगिंग है इस गजल स्टाइल ऑफ सिंगिंग को भी किसने इंट्रोड्यूस किया? खुसरो ने इंट्रोड्यूस किया। एक तरन और एक त्रिवत नाम की स्टाइल्स ऑफ सिंगिंग है। तरन और त्रिवत नाम की स्टाइल्स ऑफ सिंगिंग को इन्वेंट किसने किया? खुसरो ने किया। और आज की डेट में ये जो हम सितार देखते हैं इस सितार को भी इन्वेंट किसने किया है? खुसरो ने किया है। 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो खुसरो को फादर ऑफ कव्वाली कहा जाता है। दूसरा, खुसरो ने गजल स्टाइल ऑफ सिंगिंग को इंट्रोड्यूस किया इन इंडिया। तीसरा, तरन और त्रिवत नाम की स्टाइल्स ऑफ सिंगिंग को इन्वेंट किसने किया? खुसरो ने किया। और चौथा, ये जो सितार है इस सितार को भी इन्वेंट किसने किया? खुसरो ने किया। अच्छा, खुसरो को फादर ऑफ कव्वाली कहा जाता है। ये जो कव्वाली गाई जाती है इसके अंदर 2 तरीके के गाने वाले देखने को मिलते हैं। तो खुसरो के ये जो कव्वाली डिसेंडेंट्स हैं इनको 2 में क्लासिफाई करके देखा जाता है। कौन कौन से? एक होते हैं कव्वाल्स और दूसरे होते हैं कलवंस। कव्वाल वो लोग होते हैं
जो कि मुस्लिम डिवोशनल सॉन्ग्स को गाते हैं। मुस्लिम डिवोशनल सॉन्ग्स को गाने वाले लोगों को क्या बुलाया जाता है? कव्वाल्स बुलाया जाता है। और जो मंडेन सॉन्ग्स को, जो नॉर्मल सॉन्ग्स को कव्वाली स्टाइल में गाते हैं, उनको क्या बुलाया जाता है? उनको कलवंस बुलाया जाता है। बेहद सिंपल। फादर ऑफ कव्वाली किसे कहा जाता है? खुसरो को कहा जाता है। इंडिया में गजल स्टाइल ऑफ सिंगिंग को किसने इंट्रोड्यूस किया? खुसरो ने इंट्रोड्यूस किया। तरन और त्रिवत नाम की जो सिंगिंग की स्टाइल्स होती हैं, उनको इन्वेंट किसने किया? खुसरो ने किया। सितार को इन्वेंट किसने किया? खुसरो ने किया। और खुसरो के ये जो कव्वाली डिसेंडेंट्स हैं, इनको दो में क्लासिफाई करके देखा जाता है। एक होते हैं कव्वाल्स, ऐसे लोग जो कि मुस्लिम डिवोशनल सॉन्ग्स को गाते हैं, उनको बोलते हैं कव्वाल्स। और दूसरे होते हैं कलवंस, जो मंडेन सॉन्ग्स को कव्वाली स्टाइल में गाते हैं, उनको क्या बुलाया जाता है? उनको कलवंस बुलाया जाता है। फिर एक हुए स्वामी हरिदास। ये जो स्वामी हरिदास हैं, ये स्पिरिचुअल पोएट हुआ करते थे और क्लासिकल म्यूजिशियन हुआ करते थे। इनको सपोर्ट किया अकबर ने। और स्वामी हरिदास जो हैं, वो मियाँ तानसेन और बायजू बावरा के टीचर हुआ करते थे। बायजू बावरा और मियाँ तानसेन के टीचर हुआ करते थे स्वामी हरिदास। और स्वामी हरिदास का जो म्यूजिक है, जो पोएम्स हैं, उनमें सेंटर में है राधा। राधा कृष्ण के ऊपर ये ज्यादातर म्यूजिक और पोएम्स बनाया करते थे। लेकिन सेंट्रल फिगर कौन है? सेंट्रल फिगर है राधा। फिर मियाँ तानसेन, ये अपने आप में बेहद पॉपुलर हैं। मियाँ तानसेन 16th सेंचुरी के म्यूजिशियन थे। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? इनका ओरिजिनल नाम था राम तनु पांडे। राम तनु पांडे वॉज द ओरिजिनल नेम ऑफ मियाँ तानसेन। मियाँ तानसेन ने अपने करियर की शुरुआत की राजा रामचंद्र सिंह के कोर्ट में, जो कि रेवा के हिंदू किंग हुआ करते थे। राजा रामचंद्र सिंह, जो कि रेवा के हिंदू किंग हुआ करते थे, उनके कोर्ट में मियाँ तानसेन ने अपने करियर की शुरुआत की। मियाँ तानसेन ने अकबर के कोर्ट को ज्वाइन किया 1562 में। 1562 में अकबर के कोर्ट को ज्वाइन किया मियाँ तानसेन ने। और अकबर के कोर्ट में नवरत्न हुआ करते थे, उनमें से एक नवरत्न थे मियाँ तानसेन। अकबर ने इनको टाइटल दिया मियाँ का, और मियाँ का मतलब लर्नेड मैन। अकबर ने तानसेन को टाइटल दिया मियाँ का, और मियाँ का मतलब लर्नेड मैन। मियाँ तानसेन वॉज द मास्टर ऑफ ध्रुपद स्टाइल। ध्रुपद स्टाइल के, ध्रुपद म्यूजिक के मास्टर हुआ करते थे मियाँ तानसेन। मियाँ तानसेन ने बहुत सारे नए राग्स को भी क्रिएट किया। और मियाँ तानसेन के जो कंपोजिशंस हैं, वो मेनली हिंदू गॉड से रिलेटेड हैं। मियाँ तानसेन की जो कंपोजिशंस हैं, वो मेनली हिंदू गॉड से रिलेटेड हैं, या फिर अकबर के बारे में इन्होंने कई सारे कंपोजिशंस बनाए। इन्होंने म्यूजिक के ऊपर दो क्लासिकल बुक्स भी लिखी। एक का नाम संगीता सार और दूसरी का नाम श्री गणेश स्तोत्रा। संगीता सार और श्री गणेश स्तोत्रा, ये दो क्लासिकल बुक्स लिखी मियाँ तानसेन ने। मियाँ तानसेन का जो टूम्ब है, वो कहाँ पर है? ग्वालियर में है। ग्वालियर मियाँ तानसेन की बर्थ प्लेस भी है, वहां पे ही मियाँ तानसेन का टूम्ब बनाया गया। देखो, तानसेन के बारे में एक तो ये याद रखो कि इनका ओरिजिनल नाम क्या था? रामतनु पांडे। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की रेवा के हिंदू किंग राजा रामचंद्र सिंह के कोर्ट में। अकबर के कोर्ट को इन्होंने ज्वाइन किया 1562 में। और अकबर के कोर्ट में जो नवरत्न हुआ करते थे, उनमें से एक मियाँ तानसेन थे। मियाँ का टाइटल इनको अकबर ने दिया। मियाँ तानसेन ध्रुपद म्यूजिक के मास्टर हुआ करते थे। इन्होंने कई सारे नए राग्स को क्रिएट किया। इनके जो कंपोजिशंस हुआ करते थे, वो मेनली हिंदू गॉड्स के बारे में हुआ करते थे, या फिर अकबर के बारे में हुआ करते थे। इन्होंने म्यूजिक के ऊपर दो क्लासिक बुक्स लिखी। और तानसेन का जो टूम्ब है, वो कहां पर बना हुआ है? ग्वालियर में बना हुआ है। फिर इसके बाद बायजू बावरा। बायजू बावरा का ओरिजिनल नाम क्या था? बैजनाथ मिश्रा। ओरिजिनल नाम क्या था? बैजनाथ मिश्रा। और ये स्वामी हरिदास के स्टूडेंट हुआ करते थे, मियाँ तानसेन के कंटेम्प्रेरी हुआ करते थे। और बायजू बावरा जो हैं, वो कोर्ट म्यूजिशियन हुआ करते थे मानसिंह तोमर के कोर्ट में। मानसिंह तोमर जो कि ग्वालियर के थे, मानसिंह तोमर के कोर्ट में कोर्ट म्यूजिशियन हुआ करते थे बायजू बावरा। बायजू बावरा की जो समाधि है, वो कहाँ पे बनी हुई है? वो चंदेरी मध्य प्रदेश में बनी हुई है। फिर इसके बाद एक नौबत खान हुए। ये जो नौबत खान है, इनको अली खान कारोरी भी बुलाया जाता है। अली खान कारोरी किसको बुलाया जाता है? नौबत खान को बुलाया जाता है। और ये इंडियन क्लासिकल म्यूजिक कंपोजर हुआ करते थे। इनको अकबर ने
मनसबदार बनाया था और ये जाने जाते हैं रुद्रा वीणा को प्ले करने के लिए। और ये जो नौबत खान है ये तानसेन के सन इन लॉ हुआ करते थे और कंटेम्प्ररी भी हुआ करते थे। फिर एक गुण समुद्र हुए। ये जो गुण समुद्र हैं इनका ओरिजिनल नाम था लाल खान। ओरिजिनल नाम क्या था? लाल खान। और ये शाहजहां के कोर्ट में एग्जिस्ट किया करते थे। गुण समुद्र जो हैं वो शाहजहां के कोर्ट में रहते थे और इनको गुण समुद्र का टाइटल किसने दिया? शाहजहां ने दिया। कब दिया? 1637 में दिया। ये जो गुण समुद्र हैं ये बेटे हुआ करते थे नुबत खान के। नुबत खान के बेटे हुआ करते थे गुण समुद्र। देखो बेहद सिंपल, एक बार फिर से देख लेते हैं। मेडिवल पीरियड में ये जितने भी पॉपुलर ध्रुपद स्टाइल के म्यूजिशियंस हुए हैं, एक तो खुसरो। खुसरो से रिलेटेड ये चार चीजें याद रखनी है आपको। एक तो इनको फादर ऑफ कव्वाली कहा जाता है। दूसरा, इन्होंने इंडिया में गजल स्टाइल ऑफ सिंगिंग को इंट्रोड्यूस किया। तीसरा, तरन और त्रिवत नाम के जो स्टाइल्स ऑफ सिंगिंग है उनको भी इन्वेंट किसने किया? खुसरो ने किया। और सितार को भी इन्वेंट किसने किया? खुसरो ने किया। स्वामी हरिदास बेसिक तौर पे याद रखो कि अकबर ने इनको सपोर्ट किया और मियां तानसेन और बायजू बावरा इनके डिसाइपल्स हुआ करते थे, इनके स्टूडेंट्स हुआ करते थे। मियां तानसेन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इनका ओरिजिनल नाम क्या था? रामतनु पांडे। अकबर के कोर्ट को इन्होंने कब ज्वाइन किया? 1562 में। अकबर ने इनको टाइटल दिया मियां का। और तानसेन का जो टूम्ब है वो कहां पर है? ग्वालियर में है। बायजू बावरा सिंपल तौर पे स्वामी हरिदास के स्टूडेंट हुआ करते थे, मियां तानसेन के कंटेम्प्ररी हुआ करते थे। बायजू बावरा की जो समाधि है वो कहां पर है? चंदेरी एमपी में। नुबत खान, इनका असली नाम या फिर ये कहें कि ही वॉज ऑल्सो नोन एज अली खान कारूरी। और इनको अकबर ने मनसबदार बनाया। जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जाने जाते थे रुद्रा वीणा को प्ले करने के लिए। फिर गुण समुद्र। गुण समुद्र किसके कोर्ट में एग्जिस्ट करते थे? शाहजहां के कोर्ट में एग्जिस्ट करते थे। इनका ओरिजिनल नाम था लाल खान। इनको गुण समुद्र का टाइटल किसने दिया? शाहजहां ने दिया। कब दिया? 1637 में। और इसके साथ आज की बातचीत हम हमारी खत्म कर रहे हैं। देखो इजी सेशन है, पेज लो, अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, 2-4 बार रिवाइज करोगे ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें याद हो जाएंगी। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।